नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाबनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। राज्यसभा में दी गई लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि। वेंकैया नायडू ने पढ़ा शोक संदेश। आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी विपक्ष के सवालों को देंगे जवाब। पीएम मोदी लोकसभा में विपक्ष के प्रश्नों का सामना करेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर की वजह से संसद के बजट सत्र में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही का समय बदल दिया गया। अमित शाह लोकसभा में ओवैसी पर हुए हमले और उस पर की गई कार्रवाई के ऊपर बयान देंगे। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने देश में बढ़ती नफरत और कट्टरपंथ का मुद्दा उठाया है। पीएम मोदी आज बिजनौर के वर्धमान डिग्री कॉलेज में यूपी चुनाव को लेकर अपनी पहली फिजिकल रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी दूसरे चरण में बिजनौर से 3 जिलों के 21 निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की जन चौपाल एक हाइब्रिड रैली होगी जिसमें 1000 लोग मौजूद होंगे और बाकी लोग लाइव टेलीकास्ट के जरिए वर्चुअल तरीके से रैली देख सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज 2 वर्चुअल रैली करने वाले हैं। पीएम मोदी आज वर्चुअल रैली के जरिए इस गोवा की जनता को संबोधित करेंगे। गोवा बीजेपी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि रैली को 20 निर्वाचन क्षेत्र में हर एक चुनित स्थानों पर एलईडी स्क्रीन पर प्रसारित किया जाएगा। पीएम मोदी उत्तराखंड के लोगों से जनचौपाल करेंगे जो धर्मपुर और कैंट विधानसभा में वर्चुअल जनसभा होगी। पीएम मोदी हरिद्वार और देहरादून के लोगों से जनचौपाल करेंगे। पीएम की वर्चुअल तरीके से जनसभा होगी और उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होना है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुनाकोट ब्लॉक के झोलखेत मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। पिथौरागढ़ और डीटीहाट से बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। यूपी के पश्चिमगढ़ को जीतने के लिए बीजेपी का धुआंधार प्रचार जारी। मुख्यमंत्री योगी बुढ़ाना मुजफ्फरनगर में जनसभा को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का यूपी दौरा। आज मंगलवार को अखिलेश यादव के साथ वर्चुअल रैली करेंगे। ममता शाम 5 बजे अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेगी। बसपा अध्यक्ष मायावती बरेली दौरे पर है। वो बिथरी चैनपुर विधानसभा में जनसभा करेंगी। राधा माधव इंटर कॉलेज के पास जनसभा है। प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। आरक्षण पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक। प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण को अभय चौटाला ने गठबंधन सरकार का जुमला करार दिया और कहा प्रदेश में लगातार बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अभय सिंह चौटाला ने किसानों के मुद्दे पर भी गठबंधन सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करने वाली सरकार ने 3 काले कानून लाकर किसानों को बर्बाद करने की कोशिश की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में आज से स्कूल कॉलेज को खोल दिया गया है। हालांकि इस दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। कोरोना मामलों में कमी के बाद विभिन्न राज्य सरकारों ने स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। केंद्र के गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल कॉलेज परिसर को सैनिटाइज करके रखना होगा। दिल्ली में आज से कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। इसके साथ ही कोचिंग संस्थानों और कॉलेजों को भी संचालित करने की अनुमति दे दी गई है। वहीं नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के स्कूल 14 फरवरी से खुलेंगे। हालांकि इन कक्षाओं के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से पढ़ाई के विकल्प होंगे। शिक्षण संस्थानों को कक्षाएं संचालित करने के साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। वहीं जिन शिक्षकों के कोरोना वैक्सीन नहीं लगी है उन्हें ज्वाइन करने की इजाजत नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में भी आज से स्कूल कॉलेज खुल गए हैं। यूपी में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल और कॉलेज खुले गए। यूपी में स्कूल और कॉलेज में कक्षाओं का संचालन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया जा रहा है। इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेंगी। बिहार में आज से स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं। 8वीं कक्षा तक के सभी विद्यालय 50% क्षमता के साथ और 9वीं से ऊपर की कक्षाएं 100% उपस्थिति के साथ खोले जाएंगे।
गुजरात में कोविड के नए मामले घटने पर गुजरात सरकार ने आज कक्षा पहली से 9वीं कक्षा तक के लिए स्कूलों को फिर से खोल दिया है। हालांकि ऑनलाइन शिक्षण भी पहले की तरह जारी होगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1 लाख से कम मामले सामने आए हैं। 895 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में 1410 नए कोरोना केसेस सामने आए। 14 लोगों की मौत हुई है। 3324 लोग ठीक हुए। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 5171 नए मामले और 6 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के 4509 नए मामले सामने आए हैं और जबकि संक्रमण से 7 मरीजों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से 15 लोगों की मौत हुई है, जबकि कोरोना वायरस से 2779 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई। महाराष्ट्र में 9666 और मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए, जिससे संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 78,03,700 पर पहुंच गई है। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 1540 नए केस, 9 मरीजों की मौत। एक दिन में 3000 के करीब मरीज रिकवर। गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 564 नए केस, 1 मरीज की मौत। एक दिन में 900 के करीब मरीज रिकवर। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 149 नए संक्रमित, 300 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को दी मात। कुरुक्षेत्र में 24 घंटे में कोरोना के 44 नए मामले आए सामने, 40 मरीज रिकवर। सोनीपत में 24 घंटे में कोरोना के 69 नए मामले आए सामने, 191 रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 700 के करीब। हिसार में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 86 नए मामले आए सामने, 84 मरीज रिकवर भी हुए। करनाल में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 22 नए मामले सामने आए हैं, 101 मरीज रिकवर भी हुए और एक्टिव केस 400 के करीब। रोहतक में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 39 नए मामले आए सामने। पंचकुला में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 27 नए मामले आए सामने, 188 मरीजों ने कोरोना को मात दी। अभिनेत्री हेमा मालिनी ने लता मंगेशकर के निधन पर दुख जताया और कहा, लता मंगेशकर इतनी बड़ी कलाकार और व्यक्तित्व है, मैंने 200 फिल्मों में काम किया है। हेमा मालिनी ने कहा, भाग्यशाली हूं कि मैंने उनके द्वारा गाए गानों पर परफॉर्म किया। उनके जैसा कोई नहीं ना कभी हो सकता है। शत्रुघ्न सिन्हा ने लता मंगेशकर को याद करते हुए कहा, हमारी कोई फिल्म देखकर आती थी तो फ़ोन करती थी। मैं जब केंद्रीय मंत्री बना तो उन्होंने फ़ोन कर बधाई दी थी। सिंगर कैलाश खेर ने कहा, मेरा मानना है कि लता दीदी सिर्फ एक शरीर स्वरूप ही नहीं थी, वो दैवीय अवतरण भी थी। कैलाश खेर ने कहा, मुझे गर्व है कि हम उस युग में जन्मे हैं जिस युग में लता जी जन्मी थी। पुतला में हुई कुश्ती प्रतियोगिता में 3 राज्यों से आए 300 पहलवानों ने अपना जोहर मनवाया। गांव छांयसा में हरियाणा वेयरहाउस के चेयरमैन और पुतला विधायक नयनपाल रावत ने कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खिलाड़ियों के लिए अच्छी खेल नीति बनाई, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्र से भी प्रतिभाएं निखर कर सामने आ रही। विधायक नयनपाल रावत ने इस मौके पर घोषणा की है कि खिलाड़ियों के लिए गांव में सुंदर भवन का निर्माण जल्द ही कराया जाएगा। अंडर 19 विश्व कप में प्रदेश के 3 खिलाड़ी रोहतक के निशांत संधू, हिसार के दिनेश शिवाना और भिवानी के गर्भ सांगवान 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरी टीम इंडिया को जीत की बधाई दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों ने एक बार फिर से देश का नाम रोशन किया। रोहतक में क्रिकेट अंडर 19 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीतने के बाद टीम के खिलाड़ी निशांत संधू के घर पर मिठाई खिलाकर मनाई गई खुशी। अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने पर टीम इंडिया को हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने दी बधाई। ओपी धनखड़ ने कहा, यह देश और हरियाणा वासियों के लिए गर्व की बात। उन्होंने कहा कि टीम के कई खिलाड़ी हरियाणा से हैं। हरियाणा वासी कई खेलों में आगे हैं। गुरुग्राम बेरीवाले बग में कम्युनिटी सेंटर और पार्क के लिए दर्जनों कॉलोनी के
लोग पिछले 6 साल से अधिकारियों और स्थानीय विधायक के दर्जनों चक्कर लगा चुके हैं। सीएम अनाउंसमेंट के बाद भी दर्जनों कॉलोनियों के लोग कम्युनिटी सेंटर और पार्क के लिए तरस रहे हैं। 2016 में मुख्यमंत्री ने 2 एकड़ जमीन पर पार्क और कम्युनिटी सेंटर के लिए घोषणा की थी। ग्रेटर फरीदाबाद में टूटी सड़कें और सीवरेज की समस्या को लेकर सेक्टर 75, 78, 79 और 80 के लोगों ने जिला प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि ईडीसी आईडीसी भरने के बाद अब नगर निगम ने भी टैक्स लेना शुरू कर दिया है। इसके बावजूद भी यहां पर समस्या बनी रहती है। बल्लभगढ़ के मुख्य चौराहों और राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगने वाले जाम से मुक्ति दिलाने के लिए पुलिस ने कठोर कदम उठाने शुरू कर दिए। डीसीपी ट्रैफिक ने ऑटो स्टैंड की जगह चिन्हित कर वहां ऑटो खड़े करने के आदेश दिए। बल्लभगढ़ में सबसे ज्यादा ऑटो चालकों की वजह से सड़कों पर जाम लगता है, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में काफी मुश्किल होती है। पुलिस की तरफ से अब बल्लभगढ़ में ऑटो स्टैंड बना दिए गए हैं। पुलिस ने हिदायत दी है कि अगर स्टैंड से बाहर कहीं भी ऑटो खड़ा किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंडियन न्यूज़ हरियाणा की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। गोदामों में अनाज खराब होने की खबर दिखाए जाने के बाद चंडीगढ़ से करनाल तक हैफेड विभाग हरकत में आया। सरकारी गोदामों में रखा गेहूं खराब होने के मामले पर सरकार ने लिए कड़े संज्ञान। गोदामों में रखे अनाज की जांच के लिए हैफेड चेयरमैन और हैफेड एमटी ने भेजी टीम। करनाल के डीएम अमित कुमार ने 7 सदस्य कमेटी का गठन किया। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और गोदाम की देखरेख करने वाली निजी कंपनी ओरिगो के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और फतेहाबाद पुलिस की टीम को मिली कामयाबी। रतिया में 500 ग्राम अफीम सहित बाइक सवार तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम ने एडीजीपी श्रीकांत जाधव के दिशा निर्देश अनुसार स्टेट में चलाए गए नशा तस्करों की धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए गर्ल्स स्कूल के पास बाइक सवार तस्कर को पकड़ा। हरियाणा के अलग अलग इलाकों में युवाओं से नौकरी देने के नाम पर ठगी करने वाले हेडफे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कार्यालय में आर्थिक अपराध शाखा ने छापेमारी कर 3 युवकों को गिरफ्तार किया। शाखा की प्रमुख सेमवंती ने बताया कि कल कुछ युवक पुलिस अधीक्षक के पास पेश हुए थे। उनसे नौकरी के नाम पर ठगी की गई थी। उनसे 20-20 हज़ार रुपये लिए गए, कंपनी ज्वाइन कराई गई, ट्रेनिंग दी गई। अब उनसे काम नहीं हुआ तो उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे। रादौर में बेमौसमी बरसात के कारण नर्सरी उत्पादकों को हुआ नुकसान। किसान बरसात के कारण प्याज की रोपाई नहीं कर पा रहे। रादौर में पिछले कई वर्षों से सब्जी की पनीरी बेचने का कार्य करने वाले सुधीर गिल ने बताया कि इस बार बेमौसमी बरसात उनके लिए किसी आफत से कम नहीं। उन्होंने बताया कि मौसम साफ ना हो पाने के कारण सब्जी की पनीरी नहीं बिक रही। इस बार उन्होंने करीब 500 एकड़ में रुपाई के लिए प्याज की पनीरी की बिजाई की। सोना में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रबी की फसलों का पंजीकरण न करवाने वाले किसानों के लिए हरियाणा सरकार ने एक और आखिरी मौका दिया। किसान पोर्टल पर फसलों के पंजीकरण की तिथि 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई। कृषि अधिकारियों ने अपील की है कि किसान निर्धारित तिथि में अपनी रबी फसलों का पंजीकरण अवश्य कराएं। किसानों को पिछले 2 महीने से आ रही यूरिया खाद की किल्लत अब दूर हो गई है। किसान सेंटर पर यूरिया खाद की आवक होने के बाद लंबी लंबी लाइनों में भी नहीं लगना पड़ रहा। किसानों को आसानी से उनकी ज़रूरत के हिसाब से यूरिया खाद दिया जा रहा है। दानेदार यूरिया के साथ साथ सेंटर पर लिक्विड यूरिया भी मिल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में युवा पीढ़ी चिट्टे जैसे नशे के दलदल में फंस गई है। ऐसे में नशे के खिलाफ अब अभिभावक लामबंद हुए। ग्रामीणों का कहना है कि नशे का जो भी कारोबार करेगा उसके खिलाफ पूरा गांव एकजुट होकर पुलिस को शिकायत देगा। दूसरी तरफ नशे का
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गुरुग्राम से 2 युवकों को कोकेन के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी दिल्ली और गुरुग्राम से कोकेन खरीदकर आसपास के इलाके में बेच रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों से 13 ग्राम कोकेन बरामद किया। आरोपी 4000 प्रति ग्राम की कीमत पर कोकेन बेच रहे थे। पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद की। करनाल में बेखौफ बदमाशों ने पौष इलाके में घर को निशाना बनाया। चोरों ने लाखों रुपए की नकदी, ज्वेलरी और हाथ साफ किया और मौके से फरार हुए। पीड़ित परिवार शोक समारोह में शामिल होने के लिए सफीदो गया हुआ था। जब वापस लौटा तो देखा कि घर में सारा सामान बिखरा हुआ था और अलमारी पूरी तरह से खाली। चोरी की जानकारी पुलिस को दी गई। बताया जा रहा है कि खिड़की से चोर घर में घुसे और सामान ले उड़े। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। कुरुक्षेत्र के मोहनगर पिपली रोड पर उस समय सनसनी फैल गई जब अज्ञात महिला का शव मिला। शव नग्न अवस्था में झाड़ियों में मिला। लोगों ने पुलिस को उसकी जानकारी दी। वही सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जांच शुरू किया। डीएसपी ने बताया कि करीब 55 से 60 वर्षीय महिला का शव नाले से बरामद किया गया। शव की हालत देखने से लगता है कि शव 1 दिन पुराना है। शव को पोस्टमार्टम के लिए शव गृह भेज दिया गया। सिरसा में छत्तरगढ़ पट्टी निवासी एक व्यक्ति ने रेलगाड़ी के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने पुलिस को फोन रिकॉर्डिंग देते हुए आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। गुरुग्राम में उत्सव गार्डन के पास तेज रफ्तार कार ने स्कूटर सवार 2 अलग अलग व्यक्तियों को मारी टक्कर, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। बल्लभगढ़ में मौसम में ठिठुरन बढ़ने और रुक रुक कर हुई 2 दिन की बरसात के बाद किसानों की चिंताएं बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि फसल तो 50% तक खराब हो चुका है। यमुना में भी बेमौसम बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। इस समय प्रदेश के अधिकांश इलाकों में सरसों और गेहूं की फसल को मौसमी बारिश से नुकसान हुआ। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फबारी के बाद सड़कों पर जमी बर्फ को हटाया जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों में बर्फबारी के चलते दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया रहेगा। दिल्ली एनसीआर में 9 फरवरी को बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली एनसीआर में इस हफ्ते मौसम में कई बार बदलाव होंगे। इस दौरान ठंड से राहत नहीं मिलेगी और कोहरा भी छाया रहेगा। दिल्ली में 9 से 12 फरवरी के बीच में तापमान सामान्य 24 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से कम। भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना के पिता त्रिलोकचंद रैना का निधन हो गया है। त्रिलोकचंद लंबे समय से बीमार चल रहे थे। त्रिलोकचंद रैना भारतीय सेना का हिस्सा रहे थे और उन्हें बम बनाने में महारत हासिल थी।